हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक एसएमई आईपीओ के बारे में। ये है न्यू मलयालम स्टील आईपीओ। तो जानेंगे हर बारीक डिटेल इस आईपीओ से रिलेटेड। इसका प्रीमियम, ग्रे मार्केट प्रीमियम ठीक ठाक चल रहा है, तो देखेंगे कि क्या इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस है, कौन से निवेशक इसमें निवेश कर रहे हैं, किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। एसएमई आईपीओ है तो आप अप्लाई करें ना करें, कैसे इसमें अप्लाई किया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, या फिर सिर्फ लिस्टिंग गेन बनाकर बाहर आ जाएं। तो ये सब क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं पहले बारीक डिटेल्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स जो जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं। तो 19 दिसंबर से ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 19 दिसंबर से ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। दिसंबर 23 इसकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। साथ ही इसकी फेस वैल्यू 10 रुपी पर फिक्स हुई है। अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड भी आ गए हैं 85 से लेकर 90 रुपी पर इक्विटी शेयर। तो जैसा कि जस्ट अ टिप हमेशा मैं बताती हूँ, अगर आप कोट करें तो 90 रुपी पर कोट करें, अपर प्राइस बैंड पर ही हमेशा कोट करें, क्योंकि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो बीच में जिन्होंने कोट किया है, लोअर पे कोट किया है, उनको अलॉटमेंट नहीं मिल पाता। तो रिजेक्शन रीजंस मेनली यही होते हैं। अगर प्रीमियम अच्छा चल रहा है, मार्केट के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और आप निवेश करना चाहते हैं, अलॉटमेंट चाहते हैं, तो हमेशा आप आईपीओ को कोट करें। लॉट साइज रहेगा 1600 शेयर्स का, यानी कि मिनिमम 1600 शेयर्स आपको परचेज करने होंगे, बिड करने होंगे। और उसके अलावा जो टोटल इशू साइज है वो है 46,40,000 शेयर्स का। इंटायरली ये फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी जो है फर्स्ट टाइम मार्केट में अपना इशू लेकर आ रही है। लिस्टिंग इसकी एनएससी एसएमई पर होगी, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है। जो हमारे मेन स्ट्रीम आईपीओ होते हैं वो एनएससी और बीएसई दोनों ही एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं। बीइंग एसएमई आईपीओ, इसकी लिस्टिंग सिर्फ एनएससी एक्सचेंज पर है, एसएमई एक्सचेंज पर है। उसके अलावा जो अलॉटमेंट डेट रहेगी वो रहेगी दिसंबर 24, यानी कि ट्यूसडे। थर्सडे को रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे और शेयर्स डीमैट में क्रेडिट होने की भी जो डेट है वो है दिसंबर 26। लिस्टिंग डेट रहेगी फ्राइडे दिसंबर 27। तो लॉट्स का यहाँ पर अगर हम देखें कि रिजर्वेशन क्या है, किन निवेशकों को मेजरली ये इशू होने जा रहा है, तो मार्केट मेकर शेयर्स ऑफर्ड हैं 5%। क्यूआईबीज के लिए 4,41,000 शेयर्स जो है ऑफर हुए हैं, जो कि 9% के आसपास है। मेजर जो स्टेक यहाँ पर ऑफर हुआ है वो हुआ है एचएनआई निवेशकों को और रिटेल निवेशकों को 42% और 42%। तो टोटल शेयर्स हैं 46 लाख, जिसमें से मेजर जो इशू साइज है वो इन दो कैटेगरीज में है। तो यहाँ आपको देखना होगा कि इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है। जिस कैटेगरी में कम से कम एप्लीकेशन आई हो उसी कैटेगरी में आप मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी आईपीओ अलॉटमेंट की। अब आप सोचेंगे मल्टीपल अकाउंट तो लगाने हैं, पैसा कितना होगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि रिटेल कैटेगरी में अगर आप निवेश करेंगे तो 1,44,000 आपको एक अकाउंट से लगाने होंगे, यानी कि 1600 शेयर्स आपको बिड करने होंगे। एचएनआई निवेशकों को 2 लॉट परचेज करने होंगे, 3200 टोटल शेयर्स होंगे बिडिंग के लिए, और 2,88,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। एसएमई आईपीओज में हमेशा जो इन्वेस्टमेंट होती है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल निवेशकों के लिए वो होती है 1 लाख प्लस। और जो मेन स्ट्रीम आईपीओज होते हैं रिटेल निवेशक, उसमें मात्र 14,000 रुपये से भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 14,000 के अराउंड उनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है। तो यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी 99.8% है, और इस इशू के आने के बाद भी अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास रहेगी, तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा।
अगर ब्रीफ में हम इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो है वो मेजरली मेटल सेक्टर को बिलोंग करती है और स्टील इंडस्ट्री में ये एक जाना माना नाम है। एक लीड प्लेयर आप इसको बोल सकते हैं, जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं पाइप्स, ट्यूब, शीट्स ऑफ स्टील। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग होती है ट्यूब मिल में विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 3500 MT। तो और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो केरला में बेस्ड है। इस कंपनी के काफ़ी सारे अच्छे क्लाइंट्स हैं, जाने माने नाम हैं, जिनमें पहला नाम शामिल है जय हिंद स्टील, एशियोको और जॉर्ज इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कुछ नाम हैं जो इनकी क्लाइंट लिस्ट में हैं। और अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी के रेवेन्यूज़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। प्रॉफिट भी कंपनी का नहीं है। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू ट्रेंड और प्रॉफिट ट्रेंड ही देखते हैं। तो एसेट्स बढ़ रहे हैं, ये कंपनी की ग्रोथ और ग्रोइंग कैपेसिटी को दर्शाता है। तो ग्रोथ और ग्रोइंग कैपेसिटी यहाँ पर ठीक ठाक बनी हुई है। रेवेन्यूज़ कंपनी के नेगेटिव हैं, 15% डाउनफॉल है पिछले साल के मुकाबले। और 2022 के भी मुकाबले कंपनी ने काफ़ी कम प्रॉफिट्स यहाँ पर बनाए हैं। तो ये एक सेटबैक हो सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी में, क्योंकि प्रॉफिट भी कंपनी लगातार डिक्रीज हो रहे हैं। नेटवर्थ अच्छा खासा मेंटेन्ड है कंपनी का, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अवेलेबल हैं और बढ़े भी हैं। वहीं पर कंपनी के डेट भी आप देखें तो बढ़े हैं। प्रॉफिट्स डिक्रीज हो रहे हैं और जो टोटल बोरोइंग्स हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर इज़ गुड, कंपनी अपनी इक्विटी पर अच्छा खासा रिटर्न बना पा रही है। हमेशा डबल डिजिट नंबर आरओई में एक अच्छा नंबर कंसिडर किया जाता है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है कि जो कैपिटल कंपनी ने एम्प्लॉय की है उस पर कंपनी कितना रिटर्न, कितना प्रॉफिट बना पा रही है। अगेन दिस नंबर इज़ गुड। इसके अलावा अगर बात करें कि क्या कंपनी के प्लस पॉइंट्स रहेंगे, तो कंपनी जो है वो एक रिलायबल प्लेयर है। यहाँ पर जानने वाली बात है, रिलायबल प्लेयर है स्टील सेक्टर में। तो ये हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव पॉइंट्स जो इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव हैं। ऑल्दो कंपनी के रेवेन्यूज़ में एक गिरावट है, लेकिन कंपनी जो है एक रिलायबल स्टील प्लेयर है। उसके अलावा जो कंपनी का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि एक एफिशिएंट प्रोडक्शन को अनेबल करता है। लोकल मार्केट्स और कॉस्ट इफेक्टिव सोर्सिंग जो है वो एक कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एज यहाँ पर कंपनी को प्रोवाइड करती है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बास्केट है डिफरेंट कस्टमर्स के लिए, जिसमें ये सभी के लिए कस्टमाइज जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डिमांड फ्लक्चुएशन जो हैं वो कहीं ना कहीं ये कंपनी टैकल कर सकती है, क्योंकि जो डाइवर्सिफिकेशन है वो प्रोडक्ट का वो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी अच्छा है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ और होलसेलर्स के साथ कंपनी के एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी को एक कम्पिटिटिव एज देता है। सस्टेनेबिलिटी पर फोकस है कंपनी ने। सोलर पावर जनरेशन प्लांट में भी कंपनी ने, जो मेन न्यूज़ है, कंपनी ने सोलर जनरेशन प्लांट में भी निवेश किया है। उसके अलावा
जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ऑल्दो रेवेन्यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्रीज़ है, बट कंपनी की जो है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दर्शाती है। कंपनी अपने जो रेवेन्यूज़ है वो अपने जो ऑपरेशंस है उससे रेवेन्यूज़ जनरेट कर पा रही है, तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है। साथ ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्थ है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी अच्छा है और रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन को यहाँ डिपिक्ट करता है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स थे कि आप इसमें क्यों इसको कंसिडर कर सकते हैं। और वहीं अगर इसके रिस्क और चैलेंजेस की बात करें, अगर यहाँ पर रिस्क की बात की जाए तो सबसे पहला रिस्क है कंपटीशन। ये जो सेक्टर है हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, बड़े बड़े प्लेयर्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में हैं और हाईली कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट करना, क्योंकि यहाँ पर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो कंपटीशन की वजह से कहीं ना कहीं कभी ना कभी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। रेवेन्यूज़ और सबसे बड़ा जो यहाँ पर रिस्क है इसमें जो कंसिडर करने वाली बात है कि रेवेन्यूज़ और जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइनिंग है। तो डिक्लाइनिंग रेवेन्यूज में बी अ कंसर्न। अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू और प्रॉफिट जो डिक्लाइन कर रहे हैं, इट सीम्स ओके, फाइनेंशियली स्टेबल है कंपनी, रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल है, नेटवर्थ बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहे हैं कंपनी के। तो लेकिन ये कंसर्न इसकी ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी को लेकर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क ला सकता है। और यहाँ पर जो है कंपनी जो है मेजरली जो स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर होते हैं, उनकी रिलायंस क्या होती है मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर, और हो सकती है मेजरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर। तो सेक्टर डिपेंडेंसी है, कोई भी चेंजेस, रेगुलेटरी चेंजेस या लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए, या फिर कोई ऐसा डाउनफॉल जैसे अमेरिका में हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ था, तो इस तरह का कुछ भी फ्यूचर में होता है तो इस कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकता है। तो ये कुछ मेजर रिस्क और चैलेंजेस थे जो कि एसोसिएटेड थे इस पर्टिकुलर कंपनी से, जिन्हें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर बात की जाए, लेकिन अगर आप इस आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करना होगा, या फिर आप किसी तो अभी तक इस आईपीओ में जो शेयर्स ऑफर थे उससे ज़्यादा बिडिंग क्यूआईबी में आ चुकी है। एनएनआई कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छी बिडिंग आ चुकी है और रिटेल निवेशकों ने 11 टाइम्स इसमें सब्सक्राइब किया है। ओवरऑल 5 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब्ड आईपीओ है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप अगर देखें तो काफ़ी अच्छा है। वहीं जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी 33% के आसपास चल रहा है। तो आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिए।